नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश की सुरक्षा को लेकर के कई ऐसे बातें जो विशेषज्ञ कहते हैं सुरक्षा से और इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। और इसमें तब और ज्यादा चर्चा की बात सामने आई है जब से प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं कि घुसपैठिए इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। हार्ट ऑफ भारत के मंच पर मैं लगातार विशेषज्ञों को बुलाता रहा हूं, बातचीत करता रहा हूं, और कुछ सैन्य विशेषज्ञों ने यह कहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोगों और वरिष्ठ लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, ये अब स्पष्ट होना चाहिए। सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है। तो आज इसी मुद्दे से जुड़े हुए एक ऐसे आईपीएस अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, उनको मैं हार्ट ऑफ भारत के मंच पर बुला चुका हूं और आज उनसे उन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कि वास्तव में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगर घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या है जिसके लिए बाकायदा एक प्राधिकरण बनेगा, तो कैसे हम घुसपैठियों से निजात पा सकते हैं। सवाल अहम है। वैसे मैं इनका परिचय करा दूं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुलखान सिंह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं और ईमानदारी और कर्मठता पर इनका एक समय रहा है जब इस देश के पुलिस व्यवस्था में बहुत से लोग इनके बातों को सुनते थे, जानते थे। और आज भी मैं आपको इनके बारे में और जानकारी दे दूं। बुंदेलखंड के विकास और बुंदेलखंड के बारे में अपनी राय ये हमेशा रखते रहे हैं। हार्ट ऑफ भारत के मंच पर भी इन्होंने रखा है। लेकिन आज इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए पहला सवाल तो सर से यही हम करेंगे कि सर, देश की सुरक्षा में घुसपैठिए एक बड़ी समस्या बताए जा रहे हैं और इसमें अब गंभीरता इसलिए भी देखी जा सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी मान लिया है कि ये देश के लिए बड़ी समस्या है और इससे हम निजात पाएंगे और पाना चाहते हैं। और यही बात उन्होंने कल बिहार के भी जनसभाओं में दोहराया और बंगाल में भी जाकर के उन्होंने यही बात कही है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे यहाँ जो घुसपैठ की समस्या है वो 90% समझिए कि बांग्लादेश से है जी। और ये आज़ादी के बाद से ही है। ये जी। यहाँ एम्प्लॉयमेंट के तलाश में वेस्ट उस समय की ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग आते रहे हैं। जी। और अलग अलग अंदाजे हैं, लेकिन 2.5 से 3 करोड़ तक ऐसे घुसपैठिए इस समय भारत में बताए जा रहे हैं। और इधर थोड़ा इसमें कमी जरूर आई है, लेकिन संख्या भी बहुत ज़्यादा है। दुर्भाग्य से भारत सरकार, जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी जिसकी एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी है, वो इसमें विफल रही है अभी तक। और एक बार आ गए तो उनको आइडेंटिफाई करने का, उनकी पहचान करने का कोई जरिया अभी तक नहीं है। मेरे ख्याल में 3-4 साल पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनना था जी। वो अभी तक नहीं बना है। नेशनल रजिस्टर के अभाव में, एनआरसी के अभाव में आप सिटीजन और नॉन सिटीजन में आएंगे, तो ये तो तुरंत इसको नोटिफाई करना चाहिए। और ये संख्या जो है करीब 2.5-3 करोड़ जो है बहुत बड़ी संख्या है। हालांकि हमारी आबादी भी 140 करोड़ प्लस है इस समय जी। तो उतना समस्या नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है और केंद्र सरकार को इसको जो है नारों और भाषणों से बाहर निकाल कर इसको धरातल गंभीरता से काम करना चाहिए और इसको केवल प्रचार का और एक हिस्टीरिया बना देने का मुद्दा नहीं रखना चाहिए इसको। सुल्तान सर, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं पहले इसमें क्लियर हूं कि सरकार को सिर्फ नारे के रूप में इसको सामने नहीं रखना चाहिए। और आपके बात से बिल्कुल सहमत हुए कहा जा सकता है कि 11.5 साल से मोदी सरकार है और ये देश की एक बड़ी समस्या मानी जा रही है। और अगर ये देश की बड़ी समस्या है और हमने एनआरसी पर काम करने की बात भी कही और इसको लेकर के भी एक वर्ग ने और उसके खास करके विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया कि एक विशेष समुदाय या संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा है। और आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी ये मानते हैं कि जब तक हम एनआरसी के फॉर्मूले पर काम नहीं करेंगे, सिटीजन और नॉन सिटीजन में हम विभेद कैसे कर पाएंगे। सवाल ये है कि
हमें करना क्या चाहिए? एनआरसी को तुरंत बनाया जाना चाहिए, शुरुआत कर दी जानी चाहिए। और रही बात विपक्ष के विरोध की, तो अगर सत्ता पक्ष उसका लाभ लेना चाहेगा तो विपक्ष उसका विरोध करेगा। ये तो हमेशा से होता रहा है। हाँ, क्योंकि तो अगर अगर सरकार को चाहिए तो उसको करना चाहिए, उसको डिटरमिन्ड होके आगे बढ़ना चाहिए, यही आप कहना चाह रहे हैं? तुरंत इसकी शुरुआत की जानी चाहिए, और ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए इसमें जरा भी विलंब करना अब ठीक नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये कतई ठीक नहीं है, और ये आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको एक बता दूं जी, कि मेरे कार्यकाल में जब मैं डीजीपी था, तो बांग्लादेश से कुछ गैंग आते थे जो डकैती और लूट मर्डर करते थे, जी, और वो शुरू करके वहां से बंगाल से उत्तर प्रदेश आकर के और तमिलनाडु तक जा करके और फिर लौट के वापस चले जाते थे। जी, उसमें हम लोगों ने एक आध गैंग जो है बांग्लादेश पुलिस के सहयोग से वर्कआउट किया था और पकड़ा था। तो लेकिन ये सब अनऑफिशियल चीजें हैं, पुलिस सहयोग ना करे तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कोई उनसे ऐसा समझौता नहीं है। तो इसमें एक संस्थागत तरीके से गंभीरता से काम करने की जरूरत है, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एनआरसी में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है। एनआरसी के विरोध का कोई कारण नहीं है, और सिटीजनशिप का कोई और रास्ता भी नहीं है। अभी आपको याद हो ये बिहार के इंटेंसिव रिवीजन के संबंध में जी, SIR। ये बार बार आता है कि सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र क्या है, अगर आधार नहीं है तो क्या है। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अभी तक भारतीय कानून में कोई ऐसा प्रमाण नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है जो सिटीजनशिप का प्रमाण हो। इसलिए सिटीजनशिप को आपको प्रूव करना है जांच के द्वारा, प्रमाण पत्र से कोई नहीं है। जैसे आपके नाम का, आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र होता है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, जी, जी, जी। लेकिन राष्ट्रीयता कोई प्रमाण पत्र अभी तक नहीं है कानून में। इसलिए आपको लोकल इंक्वायरी से उसको साबित करना पड़ेगा। एनआरसी यही प्रक्रिया करता है। एक बार एनआरसी बन जाएगा तो एनआरसी में एंट्री होना सिटीजनशिप का सबूत माना जाएगा। जैसे खतौनी जो है वो लैंड रिकॉर्ड का उसका टाइटल का प्रमाण पत्र है, उसी तरह से ये एनआरसी बहुत जरूरी है ये। और ये बहुत सारे ज्यादातर यूरोपीय और अमेरिकन देशों में है। मैं नहीं समझता लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और मैं ये और नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार क्यों नहीं इसको लागू कर रही है कानूनी प्रावधान होने के बाद भी। सर, उसमें फिर आप देखें, अगर एनआरसी को लेकर के किस तरीके से दिल्ली को 2 महीने तक बंधक बनाया गया था, अगर आपको याद हो, तो ये करना बड़ा आसान भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, और अगर ये प्राधिकरण, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बाकायदा एक प्राधिकरण बनाया जाएगा, क्या इसका स्वरूप होना चाहिए सर? क्योंकि आप जिस पद पर रहे हैं उसमें एक विजन तो बन ही जाता होगा कि इसको अगर इंटेंसिफाई किया जाए। और जैसा कि अभी आपने कहा कि बंगाल पुलिस ने वो सहयोग दिया होता तो आप बहुत कुछ कर पाए होते, लेकिन पुलिस सहयोग नहीं करेगी तो नहीं करेगी, क्योंकि इसके पीछे राजनीति है। और आप 3 करोड़ की बात कर रहे हैं सर। मैं बांग्लादेश पुलिस की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश पुलिस की बात। बांग्लादेश पुलिस लेकिन ने सर जी, सहयोग किया, उन्होंने गैंग पकड़ा गया। लेकिन दूसरे देश से सहयोग जो है वो ज्यादातर अनौपचारिक टाइप का होता है। वो जब तक संस्थागत तरीके से नहीं बनाया जाएगा, आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि हर बार वो सहयोग करेंगे आपका। सुल्तान सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपने बांग्लादेश का नाम लिया, अब ये सवाल मौजू है। बंगाल पुलिस कहती है कि बंगाल के निवासियों को बांग्लादेशी बता के इस पूरे देश में उनको बदनाम किया जा रहा है। ममता बनर्जी तो एक कॉल दे रही हैं कि सारे लोग अब वापस बंगाल आ जाओ। और बंगाल का एक रिपोर्ट है सर, आधिकारिक तो मैं शायद है भी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3.5 करोड़ तो अकेले बंगाल में है। वो एक डेमोग्राफिक प्रॉब्लम हो गई है वहां के सीमांत जिलों की। सो इसे निपटना तो एक बड़ी समस्या है। देखिए, बड़ी समस्याओं के लिए ही पार्लियामेंट और केंद्र सरकार बनाई गई है। आसान काम के लिए सरकारें नहीं बनाई जाती हैं। बिल्कुल। तो ये तो काम कठिन है, लेकिन करना ही पड़ेगा इसको, कोई और रास्ता नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि और कोई तरीका नहीं है इसका जो है। और ये भी बात सही है कि बंगालियों को टारगेट करके बदनाम भी किया जा रहा है दूसरे स्टेट्स में, खासतौर पर हरियाणा के बहुत मामले सामने आए हैं। तो ये भी सत्य बात है। इसका भी वही तरीका है कि एनआरसी बनाया जाए और जांच करके किसी को सिटीजन डिक्लेयर किया जाए और किसी को नॉन सिटीजन डिक्लेयर किया जाए। उसको घुसपैठिया माना जाएगा, इन्फिल्ट्रेटर माना जाएगा उसको।
इन्फिल्ट्रेटर जो है वो फिर फॉरेनर्स एक्ट के तहत डील होगा और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उससे डील होगा, और सिटीजन जो है वो सिटीजनशिप में डील होंगे। हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है इस बात का। आप दिवाकर जी देखिए, जो पासपोर्ट होता है जी वो नेशनल सिटीजन पासपोर्ट है, वो इंडियन नेशनल पासपोर्ट है। वो इस बात का सबूत है कि ये आदमी इंडियन नेशनल है, लेकिन कानूनन उसको प्रमाण पत्र नहीं माना जाता सिटीजनशिप का। इसका मैं उदाहरण एक देता हूँ कि हम लोगों को याद है, गांव में जो अमीन आता था तो रेवेन्यू वसूल करता था, और वो एक जो है वो भूरे रंग की रसीद दिया करता था। जी जी उस रसीद में मोटे अक्षरों में लिखा होता था यह रसीद नहीं है। तो क्या है भाई फिर ये? बिल्कुल। अमीन ने पैसा लिया और आपको रसीद दे दी, लेकिन उसमें मोटे और से प्रिंटेड है पहले से ही कि ये रसीद नहीं है। पासपोर्ट जो है इंडियन नेशनल्स का ही बनता है। दुनिया भर में ये माना जाता है कि कोई आदमी अगर यूएस पासपोर्ट होल्ड कर रहा है तो यूएस नेशनल है वो जो है, अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। लेकिन आप नहीं मानते हैं उसको, तो ठीक है, हम भाई मानते हैं कि आप मत मानिए, लेकिन कुछ तो प्रिस्क्राइब करिए। आजकल इंटरनेशनल जो जैसा इंटरमिंगलिंग हो रही है और इंटरनेशनल मूवमेंट जो है वो न्यून और इलीगल जो इंटरनेशनल मूवमेंट हो रहे हैं, उसकी लाइट में तो निहायत जरूरी है कि एक सिटीजनशिप का रिकॉर्ड बनाया जाए। रोहिंग्या जो रखाइन प्रांत के लोग हैं बर्मा के, बिल्कुल वो तक यहाँ आ चुके हैं और आ ही नहीं रहे सर, जम्मू तक बसे हैं, जम्मू में उन्हें बसाया गया है। मैं कर्नल मैं पहुंच ही जाएंगे जी, जब आप उसको अलाउ करेंगे तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो मैं यही ये बात चीज आप जी सर, आप कुछ एक सिस्टमेटिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना इसकी। ये इसको खाली एक नारा का विषय या चुनाव के टाइम का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बार बार कि 4-5 साल हो गया एनआरसी का एक्ट पास हुए, क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? 5 साल में कम से कम 50% तो काम हो गया होता। बिल्कुल, तो ये तो करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। बिल्कुल। जितने तो जल्दी किया जाए उतने अच्छा है। इसमें केंद्र सरकार को भी अब और डिटर्मिनेशन दिखाना होगा, और अगर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो अब आगे आना ही पड़ेगा। हालांकि इसका राजनीतिक विरोध है सर, इसलिए कि ये भी एक सवाल बनता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार क्यों नहीं आ रही है। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से बिहार को टारगेट करके और पूरे देश में एक आंदोलन चलाया जा रहा है, वोट चोरी और वोटर अधिकार, क्या ये एसआईआर जो भूमिका अदा कर रहा है इलेक्शन कमीशन, इसमें भी कुछ टारगेट किया जा सकता है जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं? देखिए, एसआईआर की शुरुआत जो है ये अपने आप में मिसप्लेस्ड है। इसको बिहार के आगामी चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि टाइम नहीं है इतना ज्यादा। एसआईआर लायक वक्त नहीं है आपके पास। आप एक पक्षीय गलत काम कर डालेंगे अगर ऐसा करेंगे। अच्छा। दूसरी बात, पूरे देश में एसआईआर किया जाना चाहिए। वो लगभग वैसा ही है जैसे नया सिटीजनशिप तय करना, क्योंकि सिटीजन ही वोटर हो सकता है। इसलिए वोटर कार्ड बनाना मतलब सिटीजन तय करना जी। अब जैसे हम लोग सर्विस में आए हैं तो ये कंपलसरी था कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए जो आवेदक है। जी जी। हमसे कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता था। ये प्रिज्यूम कर लिया जाता था कि हम इंडियन नेशनल हैं, अनलेस पुलिस जांच में पाया जाए कि इंडियन नेशनल नहीं है ये। जी। तो एसआईआर को इस टाइम पे करना संदेह तो पैदा करेगा ही करेगा। टाइम नहीं है आपके पास में। जैसा मैंने सुना था योगेंद्र यादव कहते हुए कि 25 तारीख तक आप नोटिफाई करेंगे, 30 तारीख को वोटर लिस्ट बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या रह गया फिर? तो इसको पहली बात तो इलेक्शन से डीलिंग किया जाना चाहिए और पूरे देश में लागू होना चाहिए, और इसको जो है सिटीजनशिप से लिंक किया जाना चाहिए। देखिए, वही आपकी मशीनरी है, इलेक्शन कमीशन से लेकर के, और सिटीजनशिप अथॉरिटी आप बनाते हैं, वही काम सिटीजनशिप अथॉरिटी करेगी, और उसके बाद उस डेटा को इलेक्शन कमीशन अडॉप्ट करे। लेकिन अगर आप उसको होने वाला जो नवंबर दिसंबर मेरे ख्याल में चुनाव है, दिसंबर में चुनाव है शायद वहां पे, अगर उससे लिंक कर देंगे तो संदेह तो होना स्वाभाविक है। यूपी में आप अभी शुरू करिए, 2 साल का टाइम है यूपी में। हाँ, 2 साल का टाइम है, तो 2 साल में आप ठीक ठाक कर सकते हैं इसको। मतलब आप कह रहे हैं कि पूरे देश में किया जाए? अगर बिहार में अकेले किया जा रहा है तो इसके पीछे एक राजनीति है, और इतने कम समय में इसको तात्कालिक इलेक्शन से नहीं लिंक किया जाना चाहिए उसको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास में। ये बड़ी प्रक्रिया है।
और दूसरा, किसी आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि वो सिटीजनशिप है कि नहीं वो सिद्ध करे, क्योंकि आपने इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया अभी तक। आप जांच करके कहिए कि ये सिटीजन नहीं है, अदरवाइज सिटीजन माना जाएगा हर आदमी जो है। यही कानून है अभी तक हमारा। हमने फॉर्म भरा था, लिख दिया सिटीजन है, लिख दिया सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मान लिया जाएगा इसको जो है। बिल्कुल। कोई अथॉरिटी जांच करके कह सकती है कि आप सिटीजन नहीं हैं, लेकिन ये मुझसे नहीं कह सकती मैं प्रूव करूं। जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मैं आप मुझसे कहें कि आप प्रूव करिए कि आप दिल्ली में नहीं थे। जी जी। मैं तो भाई आप प्रूव करिए कि दिल्ली में था मैं। तो इस तरह की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना वो अथॉरिटी का काम है। तो जैसा आप कह रहे हैं, अथॉरिटी बन जानी चाहिए थी, सिटीजनशिप अथॉरिटी। और एनआरसी अब तक तो काफी टाइम हो गया, काफी मेरे ख्याल में कम से कम 50% काम हो गया होता तो अच्छा होता। अब उसमें ये भी है कि अगर किसी को आप रजिस्टर से बाहर करेंगे तो वो कोर्ट में क्वेश्चन करेगा। अरे आपको टाइम ही नहीं देंगे, 1 करोड़ आदमी को बाहर कर देंगे इसलिए कि उसने फॉर्म नहीं भरा। मेरा नाम ही खुद ही काट दिया गया था, मेरा नाम इस समय नहीं है इलेक्टोरल रोल में, तो आप मुझको बाहर कर देंगे। सही कह रहे हैं। ये समस्याएं हैं और इससे ही भागना। एसआईआर को लिंक नहीं किया जाना चाहिए, तो मेरा ये कहना है। एक बार आप सिंगल आउट करेंगे बिहार को जी, तो क्वेश्चन तो उठेंगे। मैं नहीं कहता ये पॉलिटिकल मामला है, मैं बिना आधार के बात नहीं करता हूँ कभी, लेकिन आप इस तरह का एक नया काम शुरू करेंगे, वो भी उस स्टेट में जिसमें दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो वो तो भाई क्वेश्चन तो होगा। और इसके पहले कि सर 2029 का चुनाव आए या यूपी का जो स्टेट इलेक्शन का समय आए, उसके पहले बाकायदा ये एनआरसी का काम या एसआईआर का काम जो है वो पूरे देश में प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, शुरू कर दिया जाए। हाँ। तो 29 तक काफी हो सकता है, हो सकता है पूरा भी हो जाए, पूरा भी हो सकता है। तो 4 साल का समय इसमें तो सर, चूंकि आप तो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और सर आप तो एक स्टेट के लिए मुहिम चला रहे हैं, इसमें सर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से इसको एक सांप्रदायिक अंदाज देता है। कुछ तो सुझाव आपका होगा कि वो क्यों ऐसा न करे देश की खातिर। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह का संदेह पैदा किया जाएगा उसी तरह के लोग सवाल करेंगे। जब मुस्लिम्स को टारगेट किया जाने लगेगा तो विपक्ष सवाल करेगा उसका जो है। जब आप कहेंगे साहब कि ईद पे नमाज आप सड़क पर नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन भंडारा लगा सकते हैं पूरे सावन भर, पूरी सड़क जाम कर सकते हैं, लेकिन ईद पे 5-15 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकते, तो क्यों नहीं लोग शक करेंगे बताइए। नहीं सर, इसमें एक सवाल है, चूंकि आप इतने वरिष्ठ पद पर रहे हैं, सड़क पर नमाज पढ़ना एक अधिकार मान लिया जाता है, जबकि सावन में एक मूविंग, भाई सड़क के माध्यम से ही जाएगा, चूंकि वो आस्था से वो भी जुड़ा हुआ है, मैं मानता हूँ जी। भंडारा पूरा दिन वहीं लगा, टेंट लगा के वहीं पे गंदगी करते हैं, वहीं रहते हैं। हर सोमवार को करते हैं भंडारा, हर सोमवार को कोई मानस कर रहा है, कहीं कोई अखंड पाठ कर रहा है, बाजा लगा के बजा रहे हैं, ये गलत चीजें हैं। 15 मिनट के लिए आप नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, जबकि सदियों से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन महीने में 4 दिन पूरा दिन भर जाम कर सकते हैं रोड आप, 1-2 रोड नहीं, लखनऊ जैसे जगहों पर भी कम से कम 100 जगह भंडारा होता है, तो 100 जगह आप रोड जाम कर सकते हैं पूरा दिन, 4 दिन हफ्ते महीने में। तो ईद में और बकरीद में नहीं कर सकते हैं। जब आप ऐसा काम करने लगेंगे तो जाहिर विपक्ष शक करेगा, कोई ना कोई तो बात करेगा न्याय की, हर आदमी थोड़ी इसको करेगा, भले ही वो अपना पॉलिटिकल हित देख रहे हो इसमें, फिर क्या न्याय की बात नहीं की जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो भी हिंदू या हिंदुत्व के नाम पर तुष्टीकरण न करे। देखिए, ये तुष्टीकरण नहीं हो रहा है, ये बहुमत को जो है, जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनको उद्दंडता के लिए उकसाने वाला काम है ये। ठीक है, ठीक है, लेकिन सर तुष्टीकरण जो है वो माइनॉरिटी का हो सकता है केवल, उकसाने का काम जो है वो बहुमत का होता है, बहुसंख्यकों का होता है। लेकिन सुरखान सर, एक सवाल है, गंभीर बात आप कह रहे हैं और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, एक पत्रकार के नाते 25 सालों के अनुभव के आधार पर मैं भी कह सकता हूं कि हाँ, ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। सवाल तो यह है कि भारत के 3-3, 4-4 राज्यों की डेमोग्राफी चेंज है, और मैं आपको बताऊं कि मैं बंगाल के नदिया और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मैं घूमा हूं, बाकायदा रात बिताई है, वहां पर सर चलती है, उन्हीं की चलती है, और उसका जो अंदाज होता है वो कहीं एक नेशनलिस्ट मानदंड होता है उससे बिल्कुल इतर है।
तो इससे तो हमें निपटना पड़ेगा ना, क्योंकि वोट बैंक की खातिर ऐसा किया जाए। मैं आपकी बात मान गया कि हर सोमवार को या सावन भर जो है वो सड़क के माध्यम से जो सब कुछ होता है नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए अगर खतरा बन रहे हैं वो लोग, तो उन्हें बाहर जाना चाहिए जब वो हमारे यहाँ के हैं ही नहीं। वहां राजनीति क्यों? कौन मना कर रहा है उनको आने देने से? आपने रोका नहीं। हम्म कौन मना कर रहा है उनको आइडेंटिफाई न करें? मैं ये तो कह रहा हूँ, आपने 4 साल हो गए एनआरसी को पास किए हुए, क्यों नहीं लागू किया अभी तक? यहाँ समस्या है। अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये फॉरेनर्स हैं, हम्म उनको वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा तुरंत। हम्म देखिए, आप जब तक वो देश स्वीकार न करे कि ये हमारा नागरिक है, आप उसको वहां भेज नहीं सकते, बिल्कुल ये तो पक्का है। बिल्कुल। लेकिन बाकी जो प्रोविजन है वो तो लागू हो सकते हैं। सुल्तान उसमें सर, क्यों नहीं? एक और बात है इसी घुसपैठ से जुड़ा हुआ। मैं आपको एक उदाहरण दूं बदलाव का, हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो। जब ये लगा कि ये सरकार आइडेंटिफाई कर रही है, तो जिस तरीके से एक गैंग वर्क करता है, बंगाल मतलब वहां बांग्लादेश से आए, बंगाल में एंट्री की और बंगाल से फिर देश के अन्य भागों में। नोएडा में मैं रहता हूं सर, नोएडा की कॉलोनियों में अब घुसपैठिए जो जाते हैं बर्तन वगैरह धोने मेड के रूप में, वो यहां पर अब रह नहीं गए हैं सर। एक डर का वातावरण तो उनके अंदर बना है, दे रिटर्न। अब वो कहां गए इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। और ऐसे ही गुड़गांव फरीदाबाद में भी खबरें भी आई हैं, पुष्टि भी की गई। तो कहीं ना कहीं अगर वो बेलौस अपने गतिविधि जारी रखेंगे, वो लोग जो इनको सीमा पार कराने के बाद बंगाल और बंगाल से फिर पूरे देश में, और फिर उसके बाद इनका वोटर आईडी कार्ड भी बन जाता है, राशन कार्ड भी बन जाता है, तो ये सब तो अब खत्म ही होना चाहिए ना। मैं मानता हूं कि सरकार इसमें गड़बड़ी कर रही है, मतलब ढीला हवाली कर। करेगा कौन? हाँ, खत्म वही करेंगे जो नारा लगा रहे हैं। लेकिन लेकिन विपक्ष का भी काम तो करना है ना कि इसमें कुछ सुझाव दे वो, कि यस ये किया जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। अब तो मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं। देखिए, विपक्ष जब तक आपकी नीति सांप्रदायिक रहेगी, विपक्ष सवाल करेगा ही करेगा। ये एक अच्छी बात है कि कोई तो है अन्यायपूर्ण बात के खिलाफ बोलने वाला। ठीक है, सवाल करें। जहां कोई नहीं बोलेगा वहां हिटलरशाही हो जाएगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, वो सवाल करे, लेकिन सवाल करने के साथ साथ वो सड़क पर लेट जाएगा, वो संसद नहीं चलने देगा। आप क्या कर रहे हैं? अब जो चाहते हैं वो कानून आप पास करा लेते हैं। ये क्यों नहीं पास कर सकते? ये तो पास भी हो चुका है। बिल्कुल, जहां आप चाहते हैं वहां काम कर लेते हैं। इसमें सरकार को कमर कसना ही होगा। बिल्कुल सही कहा सर। सर आपके मुझे कुछ मालूम है, कठिन काम के लिए ही सरकारें चुनी गई हैं। देखिए डायलॉग मैं हमेशा कहता हूँ, शोले पिक्चर में एक डायलॉग था, गब्बर, और जब गब्बर को पकड़ने के लिए ठाकुर जय वीरों को कहता है, तो वो कहता है कि ठाकुर साहब, क्या आप गब्बर सिंह को बकरी का बच्चा समझते हैं कि दौड़े और पकड़ लिया? तो ठाकुर जवाब देता है कि जानता हूं कि काम मुश्किल है, लेकिन आसान काम के इतने पैसे नहीं दिए जाते। जी, मैं कहता हूं कि मैं मानता हूं कि काम मुश्किल है, लेकिन आसान काम के लिए पार्लियामेंट नहीं चुनी जाती, आसान काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाई गई है। और आसान काम ही करना होता तो आपकी जरूरत क्या थी? सही बात, सही। आप करिए, कठिन काम है, मानते हैं। अ, आप अपना दामन साफ करेंगे, विरोध अपने आप कम हो जाएगा। क्यों नहीं विरोध कम होगा? सर इसमें कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? प्राधिकरण तो सुझाव बनेगा। एनआरसी लागू करिए, तुरंत लागू करिए, शुरू कर दीजिए काम। एसआईआर करिए, इलेक्शन से डीलिंग कर दीजिए, फिलहाल उसको टाइम दे दीजिए, 5 साल का टाइम, 4 साल का, जो भी देना हो। 3 महीने का टाइम पर्याप्त नहीं है, सब तो होगा ही होगा। और फिलहाल जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, सुझाव मेरा नंबर 2। नाम जब चुनाव से कटा, मैंने कमिश्नर को लिखा, डीएम को लिखा, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप ऐसा करेंगे तो शक तो हमें होगा ही, क्यों नहीं शक होगा हमको? मुझे शक हो रहा है तो औरों क्यों नहीं होगा? पॉलिटिकल लोगों को तो शक होगा ही होगा, जो हमें शक होगा। हमारा नाम, मेरा पत्नी का नाम काट दिया आपने, जो हम भटक के लौट आए वहां से। तो ये 10 बहुत आदमी बड़ी मुझे बात मौका है नहीं सर। दिया, मेरी बात सामने आ गई। करोड़ों लोगों को ये मौका नहीं मिलता है ये बात कहने का अपनी। आप लिंक्ड आप हुए मुझे कि नहीं मौका सर? देते, बात तो कही जाती। आप लिंक्ड हुए कि नहीं सर? मतलब अभी आप तक नहीं हुई। अभी नहीं, तक अभी नहीं मेरा हुए? समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक ये बहुत बात बड़ी बोलने बात है देता सर। है। ये बहुत बड़ी बात है सर। शायद ये आपकी ये बात वायरल हो जाए।
24 में वोट नहीं दे पाया। ओहो, अच्छा, जी, एक बहुत दुखद विषय है। कोई जवाबदेही नहीं ना इन लोगों की, कोई जवाबदेही नहीं है। सर कहते विपक्ष विरोध करता है, क्यों नहीं विरोध करेगा? मैं विपक्ष में होता तब विरोध करता, क्योंकि मेरी बात सुनी जाती। अभी तक मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था, आपने सुन ली तो मैंने कह दिया। मैंने तुरंत डीएमओ कमिश्नर को लिखा था, नहीं कोई सुन रहा, क्या निश्चित करेंगे? रूप से सर, ये बात योगी आदित्यनाथ तक भी जानी चाहिए, इलेक्शन कमीशन तक जानी चाहिए, प्रधानमंत्री तक भी बात पहुंचनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार डीजीपी रहे सुलखान सिंह आज अपनी व्यथा ही बताते हुए जो कह रहे हैं, शायद मोदी सरकार को और योगी सरकार को इसे सुनना चाहिए और समझना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ बातचीत की और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर चूंकि आपसे हमने बात छेड़ी है और आप दूध का दूध पानी का पानी करके बोलते हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़ के नहीं बोलते हैं, जो बोलना है वही बोलते हैं और यही आपकी ईमानदार छवि का एक बड़ा नमूना रहा है और इसी कारण से आप उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ और बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी के रूप में जाने गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। ये वीडियो आप सबको अगर पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। सुल्तान सर से हम एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि आपके सवालों का वो जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।